नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, वो विषय बहुत ही विवादित हो गया है और हालांकि मैं इस तरह के विषयों पर चर्चा नहीं किया करता, लेकिन बहुत सारे मित्रों का कहना है कि इस बिंदु पर भी चर्चा करनी चाहिए क्योंकि समसामयिक विषय है और इसका सीधा संबंध गवर्नेंस से है। और चूँकि मैं गवर्नेंस की पूरी प्रक्रिया से गुजरा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, इसलिए मुझे इस पर अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए। इसलिए मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो किसी पक्ष या किसी विपक्ष के साथ खड़े हुए बिना, जो मुझे लगता है कि गवर्नेंस का क्या इशू इसमें इन्वॉल्व है, मैं इस पर अपनी बात रखने जा रहा हूँ। अब सही समझे, मैं इस समय जो अडानी प्रकरण है उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग पिछले कई वर्षों से यह नारा सुन रहे होंगे कि हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार के जो गतिविधियां हैं वो सिकुड़ती चली जाए, लेकिन जो शासन है वो शासन बढ़ता चला जाए, यानी शासन में कमी नहीं आए, यानी शासन के उपकरण भले ही कम हो जाए लेकिन शासन की जो पद्धति है, शासन का जो तरीका है, शासन का जो इम्पैक्ट है, उसमें कोई कमी न हो। मेरा मानना है कि यह पूरी जो अवधारणा है इसका जन्म 1980s में थैचर के इकोनॉमिक्स के आधार पर हुआ था। थैचर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, और इकोनॉमिक्स क्या था? यह था द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी बिजनेस में रहना सरकारों का काम नहीं है। बिजनेस को उन लोगों के हाथों में छोड़ देना चाहिए जो बिजनेस सेंस जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो व्यवसायी हैं, और सरकार को चाहिए कि वह उनकी मदद करे और मदद करके इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास को गति प्रदान करे। और आर्थिक विकास की गति प्रदान करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, उस स्ट्रक्चर का निर्माण करे, विधि व्यवस्था का संधारण करे ताकि बिजनेस ग्रो करे। अब जानते हैं कि इसी सिद्धांत के आधार पर वाशिंगटन कंसेंसस भी पैदा हुआ और जिसके आलोक में हमारे देश में भी 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बाढ़ आ गई। और फिर आप सभी ने और हम सभी ने, हम उस दौर में चूँकि सरकारों में थे, इसलिए हम सभी इस बात को जानते हैं कि 3 चीज़ों पे काफ़ी जोर दिया गया: प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो समझ में आता है कि आपने पूरे बॉर्डर्स को खोल दिया, आपने खोल दिया कि सामानों का आदान प्रदान होता रहे, यानी एक जगह उत्पादन हो तो उसका बाजार पूरी दुनिया भर में फैल जाए, और निजी क्षेत्र जो है सो वो प्रवेश करें, अबाध रूप से वे प्रवेश करें हमारे आर्थिक क्षेत्रों में। और निजी क्षेत्रों के लिए कोई जो बैरियर कहा जाता है, एंट्री बैरियर, उसको घटाया जाए, उसको कम किया जाए, यानी जो दीवार है उस दीवार को कम किया जाए। मित्रों, और जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जो निजीकरण करना है, उस निजीकरण के लिए स्थितियां उत्पन्न करने का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, जो आपकी जो संरचना है पूरे सरकार की, उस संरचना में कुछ एडजस्टमेंट करना, उस संरचना को आवश्यक होने पर बदलना, नई संरचनाएं कायम करना। जैसे टैक्स बेनिफिट अगर देना हो, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। इस तरह की भी बातें उसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें जो दिखाई पड़ी, ख़ास करके हमारे देश के संदर्भों में, कि आज़ादी के बाद से जो पब्लिक सेक्टर खड़े किए गए थे, ये माना गया कि पब्लिक सेक्टर में तो सरकार की पूंजी लगी होती है, और चूँकि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को घटाने का मतलब यह हुआ कि वहाँ से सरकार अपनी पूंजी को हटा करके प्राइवेट सेक्टर को दे दे, यानी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, दूसरे शब्दों में। लेकिन शुरुआती दौर में शब्द जो है सो डिसइन्वेस्टमेंट का या स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करने लगे, और प्राइवेटाइजेशन शब्द थोड़ा सा देश के स्तर पर, चूँकि हम सबकी मानसिकता पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड थी,
तो सरकारों को भी थोड़ा सा ढके छुपे ढंग से प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए, जिसको कई बार जो उनके विरोधी थे वो कहते थे क्रिपिंग प्राइवेटाइजेशन, वो धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, लेकिन नाम दिया गया डिसइन्वेस्टमेंट। अब इस समय कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन होगा, और यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि सड़कें तक प्राइवेट सेक्टर को मेंटेन करने के लिए दी जा रही है। रेलवे की बहुत सारे लाइनों के बारे में सुना है, पोर्ट, हवाई जहाज़, हवाई अड्डे, ये तमाम के तमाम। और हवाई जहाज़ तो खैर प्राइवेट सेक्टर में लगभग पूरा ही चला गया, एयर इंडिया बचा हुआ तो भी चला गया। तो अब सरकारें क्रिपिंग प्राइवेटाइजेशन के बजाय खुल्लम खुल्ला प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही हैं, और लोग मान भी गए हैं। लोग मान गए हैं कि जो पब्लिक सेक्टर हैं वे इनफिशिएंट होते हैं। इकोनॉमिक्स में एक शब्द आता है इनफिशिएंसी, तो माना गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इनफिशिएंट होता है और जो प्राइवेट सेक्टर इफिशिएंट होता है। लेकिन ये भी माना गया है उसी इकोनॉमिक्स में कि अगर आपने प्राइवेटाइजेशन किया तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब निर्बाध ढंग से उसको नहीं छोड़ सकते। रेगुलेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट फेलियर्स भी होते हैं, और पूरी तरह से मार्केट को यदि आप दे देंगे अपना सब कुछ तय करने का अधिकार, तो फिर देश के सामने समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मार्केट फेलियर को रोकने के लिए विभिन्न सेक्टर्स को रेगुलेट भी करने की आवश्यकता है। और कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो घटनाओं के घटने के बाद होते हैं, कुछ घटनाओं के होने के पहले या दौरान ही, ट्रांजैक्शन के दौरान ही होते हैं। जो कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी बनाई गई, और मुझे सौभाग्य है कि मैं कंपटीशन कमीशन में काम कर चुका हूँ, उसका मकसद ये था कि बाज़ार में मोनोपोली क्रिएट नहीं हो। क्योंकि माना गया कि जो प्राइवेट मोनोपोली है इट इज़ एज डेंजरस एज द गवर्नमेंट मोनोपोली। इसलिए कंपटीशन की स्थितियों को लाने के लिए, और ये माना गया कि कंपटीशन से ग्रोथ फास्ट होगा, यानी मैक्सिमम गवर्नेंस भी होगा, किंतु वो कंपटीशन को बढ़ाने और बचाने के लिए होगा। तो माना गया मोनोपोली को रोकना है। जो एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उसमें मोनोपोली बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट्स लोग कर लेते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे से, और मिल करके वो टेरिटरी बांट लेते हैं, वे मिल करके दाम तय करने लगते हैं, अपने शेयरों को मैनिपुलेट कर दिया करते हैं। इस प्रकार से बाज़ार को वे डिफार्म कर देते हैं, और बाज़ार को डिफार्म करके आमतौर से कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाते हैं और कंपटीशन को बाधित करते हैं। इसलिए कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी में इस तरह की बातें लाई गई। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस मैक्सिमम गवर्नेंस और तमाम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, इसी संदर्भ में कर रहा हूँ। आप और हम सभी जानते हैं कि जो अडानी इंटरप्राइजेज है उसके बारे में वो पहले से बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कहते आ रहे हैं कि उसका जो डेट है, उसका जो कर्जा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उस कर्जे के कारण अर्थव्यवस्था को कठिनाई हो सकती है। इसलिए इस बात को चेक किया जाए कि आखिर कर्जा देने वाले हैं कौन, क्यों दे रहे हैं। तो आप पाएंगे कि हमारे अपने पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। अभी लकीली बहुत सारे बैंक बचे हुए हैं जिसको आप पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं, उनमें से कुछ एक को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। LIC जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह देता है, और उसे भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, बट आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर में है। और साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट जो बैंक हैं वे अडानी समूह को पैसा दे रहे हैं, और उस पैसा देने के आधार पर अडानी समूह फल फूल भी रहा है। उसको ऑस्ट्रेलिया से लेकर के लंका, बांग्लादेश और दुनिया के विभिन्न देशों में पोर्ट के काम, हवाई अड्डे के काम, कोयले के काम, पावर के काम, बहुत सारे काम मिल रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत सारा उसको काम मिल रहा है। उसके डेट के बारे में यानी उसके कर्जे के बारे में सवाल इसलिए पैदा हुए कि यह ऐसा पाया गया कि पिछले 3 वर्षों में या 2 वर्षों में उसके शेयर की जो वैल्यू है, यानी जो इक्विटी शेयर जिसको कहा जाता है, वो कई गुना बढ़ गई। अब बहुत सारे लोग, जैसे अब मैं तो कोई शेयर बाज़ार में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं तो जो भी मेरी आमदनी रही है मैंने शेयर में नहीं डाला है, क्योंकि मैं मानता था कि तो स्पेकुलेशन है। लेकिन अब बात उभर के सामने आ रही है कि शेयर मार्केट में अगर किसी कंपनी के शेयर बहुत बढ़ जाते हैं तो बैंकों को बताया जाता है कि देखो हम तो बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, इसलिए तुम लोन दो मुझको, तुम मुझे जितना ही लोन दोगे तुम्हें ही फ़ायदा होगा, जो भी तुम्हारे टर्म्स कंडीशंस होंगे हमारे लोन लौट जाएंगे।
तो उन पर लगता रहा कि वे शेयर उनका तेज़ी के साथ बढ़ा है 2-3 वर्षों में, और देखते देखते हुए दुनिया के अत्यंत प्रभुत्वशाली पूंजीपतियों में उनकी गणना होने लगी है। देश को उन पर गर्व भी हुआ कि हमारे देश का एक इस तरह का बिजनेसमैन निकला है और इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, तो दुनिया के दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का खिलाड़ी बन गया। लेकिन जो अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे थे उस पर गवर्नेंस के व्यू पॉइंट से, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से कोई जांच की बात नहीं आई, लेकिन ये बात हवा में उड़ती रही और काफ़ी ज़ोरों से उड़ती रही कि अडानी जी को सत्ता समूह का संरक्षण प्राप्त है। और ये बात भी लोग कहते रहे कि उनके जो विदेशों के जो कारोबार हैं, इस देश के जो कारोबार हैं, वो वर्तमान सत्ता के उच्चतम स्तर से उनके समर्थन की वजह से हुए। कितना सही है कितना गलत है, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ जो मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन ये सवाल काफ़ी उठते रहे। अभी राहुल गांधी के यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, वे खुलेआम इनका नाम लेते थे और एक अन्य सज्जन का नाम लेते थे और कहते थे कि सरकार यही लोग चलाया करते हैं। जो भी असलियत हुई तो राजनीतिक लोग हैं। इसी बीच जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने उन पर 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया उन्होंने स्टॉक का मैनिपुलेशन किया, यानी जो शेयर हैं उसका मैनिपुलेशन किया, और दूसरा कि उन्होंने फ्रॉड किया। तो मैनिपुलेशन कैसे किया? वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने बहुत सारी जो शेल कंपनियां हैं, यानी फर्जी कंपनियां हैं जो विदेशों में हैं, उन कंपनियों का धन, काला धन कह सकते हैं आप, उन्होंने अपने इंटरप्राइज में लगाया, जो बहुत तरह की उनकी कंपनियां इनके पास हैं, और फिर उसके कारण शेयरों के दाम बढ़ाए, अपना पैसा निकाल लिया, और इस प्रकार से उसकी राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। उसी पैसे को दूसरे अपनी कंपनी, एक कंपनी से निकाल के दूसरे कंपनी, तीसरे कंपनी, इस तरह से डालते रहे, और इस प्रकार से शेयर को मैनिपुलेट किया और फ्रॉड किया। ये देश के कानून के अनुसार उचित नहीं है, ये देश के कानून के अनुसार इलीगल माना जाता है। यानी भले ही गवर्नमेंट मिनिमम हो, लेकिन एक गवर्नेंस के प्रिंसिपल के खिलाफ माना जाता है। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये आपको स्थानीय जो मीडिया, जो स्थानीय मीडिया हो या जो नेशनल मीडिया हो, जिसको बहुत सारे लोग नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और भारत चीन और ये राम जन्मभूमि या मस्जिद विवाद, इन्हीं सब चीज़ों में अपने समय को ज़्यादा व्यतीत करते हैं। वहाँ पर जो बहसें होती हैं वो सुनने के बाद थोड़ा मन को बहुत अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। ये जो अल्टरनेटिव मीडिया, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, बहुत सारे वेब मीडिया खुले हुए हैं, वहाँ पर बहुत ही डिटेल में इस पर लगातार हफ्ते से बहसें हो रही हैं। और बहसों का कारण यह है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के तुरंत बाद अडानी समूह के सीएफओ ने राष्ट्रीय झंडे को सामने रख करके और ये बताया कि यह तो देश पर हमला है, ये देश की अर्थव्यवस्था पर हमला है, पूरे देश पर हमला है। यानी अडानी के विरुद्ध यदि कोई रिपोर्ट आई जो उनके प्रतिकूल थी, तो यह देश पर हमला है। उसके पहले आपको स्मरण होगा, उसी राष्ट्रीय मीडिया में, जिसमें अब कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, उसमें अडानी जी ने खुद, गौतम अडानी उनका नाम है, कई इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू में उन आरोपों का खंडन किया जो राहुल गांधी उन पर लगा रहे थे कि भाई इनका बढ़ा, या जो लोग डेट की बात कह रहे थे उनके आरोपों का खंडन किया कि कुछ नहीं। जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे और हमारी जो अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी खोली जा रही थी, उस समय से ही मुझे लाभ मिलना शुरू हुआ, और ऐसा नहीं कि मुझे आज की तारीख में सरकारों से कोई लाभ मिल रहा है। यानी उन्होंने दिखाया कि मैं तो इतना मेहनती अध्यवसायी रहा हूँ कि जो अर्थव्यवस्था खुली, यानी जो गवर्नेंस मैक्सिमम और गवर्नमेंट मिनिमम शुरू हुआ, और जो थैचराइट इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें बिजनेस को बढ़ाने की बात थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा हो रही थी, अब तो चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर होती है, उसका मुझे लाभ मिला और मैं देश में वेल्थ को क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले उनका ये सब स्टेटमेंट आया, बहुत इंटरव्यूज़ आए, और अब इसके बाद उनके सीएफओ ने राष्ट्रीय झंडे को लेकर के देश पर हमले की बात बता दी। और सबसे भयानक बात ये हो गई कि उनके सीएफओ ने, जो कहा जाता है सही या गलत, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो
हिडेनबर्ग का अटैक हुआ है और बहुत सारे भारतीय कह रहे हैं कि हमने गड़बड़ी की है। ये वैसे ही है जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर के कहने से सारे भारतीय सिपाहियों ने गोली चलाई थी, इसलिए यहाँ के भारतीय लोग हमारे खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और इसी बीच उनका शेयर डाउन होना शुरू हो गया। जो शेयर काफ़ी ऊंचे हुए थे वे काफ़ी नीचे जाने लगे, हर एक दिन शेयर मार्केट में वो शेयर नीचे जाने लगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होता है, जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाता है, उसको हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट पर विश्वास भरोसा हो गया और उसे जो है सो अडानी जी के, अडानी इंटरप्राइजेस के कहने पर भरोसा नहीं हुआ। ये बात पिछले हफ्ते 10 दिनों से जोर पकड़ रही है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। संसद भी 2 दिनों से नहीं चली, अब आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। चूँकि तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला मामला है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मामला रेगुलेटर देखेगा, जिसकी मैंने चर्चा की कि मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, सेबी है और दूसरे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इसको देखेंगी। लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण मिल नहीं रहा है कि हमारे रेगुलेटर काफ़ी सक्रिय हैं और मेरी चिंता यहीं से शुरू होती है, चूँकि मामला गवर्नेंस का और मैं गवर्नेंस से जुड़ा हुआ रहा हूँ, कि जो ऑफिसर्स हमारे हैं जो विभिन्न संस्थाओं में, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है जो कंपनी लॉ के अंतर्गत जांच करता है, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इधर तो काफ़ी एक्टिव रहा है, इतना एक्टिव रहा है कि एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है कि 5,000 रुपये उसके खाते में आ गए और उस बेचारे को जेल में डाल दिया गया। और हालांकि वो यूएपीए में बंद था, बट जो ही उसको उससे जमानत मिली, ईडी ने केस डाल दिया, बेचारा पुनः रह गया जेल में, अभी जमानत हुई है और इसके बाद उसको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस आप देखते हैं, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसका बाकायदा ईडी के दफ्तर में पूछताछ होती रही है। हम लोग जब सेवा में थे तो ईडी का नाम बहुत ही कम, एक छोटा सा दफ्तर दिल्ली में देखते थे। धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत भयानक रूप में सामने आया है और उसकी भूमिका बढ़ गई है, बट वो शांत है, चुप है। सेबी है जो बाज़ार में नियमन करता है, उसके बारे में भी बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि उसके 2 पूर्व चेयरमैन ने ये कहा है कि नहीं, निश्चित तौर से सेबी जरूर जांच कर रहा होगा। तो जांच 2 तरह की होती है, एक डिस्क्रीट जांच होती है बिना बताए, बिना शोर किए, और दूसरी शोर करके जांच होती है। तो इधर बहुत सारी जांचें बिल्कुल शोर करके चूँकि होती रही हैं, इस कारण से लोगों को लगा कि भाई क्या जांच हो रही है, हमें पता होना चाहिए। सीबीआई है, इनकम टैक्स है, ये बात बात में लोगों के यहाँ छापे डालते रहे हैं। लेकिन इस समय सारे गवर्नेंस के जो उपकरण हैं और जो गवर्नेंस की पूरी प्रक्रिया है वो थमी हुई सी प्रतीत होती है। चूँकि जो राष्ट्रीय मीडिया है उसमें बातें नहीं आ रही हैं, अल्टरनेटिव मीडिया में बातें आ रही हैं, संसद में हल्ला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह पॉलिटिकल मामला बहुत बड़े पैमाने पर बनता चला जा रहा है। लेकिन यह देश के अर्थव्यवस्था का भी मामला है। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, रेगुलेटरी संस्थाएं इसको देखेंगी। तो मैं कह रहा हूं इस बात को कि भाई रेगुलेटरी संस्थाएं कुछ करती दिखलाई तो पड़ें, वे क्यों नहीं कुछ करती दिखलाई पड़ रही हैं। यजुर्वेद में उसके 40वें अध्याय में 18 मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र है जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि हे प्रभु, सत्य को सोने के पात्र ने ढक रखा है, आप मेरे लिए उस सोने के पात्र को हटा दें और मुझे सत्य का दर्शन करा दें। तो आखिर वो कौन सा सोने का पात्र है जो यजुर्वेद के समय से जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान से उनकी करीबी है, वह सोने के पात्र के कारण सत्य नहीं सामने आ रहा है या कोई और बात है। अब जो उसमें ऑफिसर्स हैं इतने एक्टिव रहे हैं कि उनको सलाम करने का मन करता है, बट अभी काहे चुप रह गए भाई। तो कई बार हमारे जैसे लोगों को जिन्होंने कोशिश किया है कि जो भी लॉ है उसे बिना किसी भेदभाव के लागू करें, थोड़ा कंसर्न होता है, थोड़ी चिंता होती है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि सत्य क्या है, उस सत्य का उद्घाटन इन रेगुलेटरी एजेंसीज को करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि भाई इनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। एक कहावत कही जाती है सत्ता में या सरकारों में या शासन में कि वी आर एट द आर्म्स लेंथ। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आर्म्स लेंथ पे हैं, वो जाने तो कुछ दिखाई तो पड़े, क्योंकि रेगुलेटर को गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है और लोगों को आशा कि रेगुलेटर कुछ करेगा।
तो मैं भी आशा करता हूँ कि शायद रेगुलेटर डिस्क्रीटली कुछ कर रहे होंगे और सत्य हमारे सामने आएगा। और ये सत्य ऐसा सत्य है जिसकी हम सबकी प्रतीक्षा है। लेकिन इधर सुनते हैं कि सोशल मीडिया में एक शोर मचा है कि अमेरिका हमारे विरुद्ध साजिश कर रहा है, क्योंकि अडानी जी के जो लोग हैं, जो CFO है, वो राष्ट्रीय झंडा लेके बैठ गया। उसने कहा कि देश पर हमला है, यानी अडानी पर हमला मतलब देश पर हमला, यानी अडानी देश हैं, उस तरह के उसने बातें कही। तो अब ये सोशल मीडिया में कौन से लोग हैं, अब मैं तो नहीं जानता, चूँकि उस तरह के सोशल मीडिया से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन ये भी बात कही जा रही है। कथित नेशनल मीडिया में भी कुछ इस तरह की बातें आई हैं, चैनल कुछ ऐसे हैं जिन पर आरोप लगते रहे कि यह जो है सो वही कहते हैं जो सरकार चाहती है कि कहें, तो वो भी इस तरह की बात कह रहे हैं। तो इसलिए जो उहापोह की स्थिति मची है, जो अंधकार मचा हुआ है, उसमें प्रकाश की किरण तभी आएगी जब ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वे उस पात्र सोने का जो ढक्कन है, जो पात्र है, उस पात्र को हटा दें और सत्य का दर्शन हम सभी लोगों को कराएं। हमें भी उस सत्य के दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है और मैं अपने उन साथियों से जो अब सेवा में हैं और विभिन्न रेगुलेटरी एजेंसीज़ में हैं और इन्फोर्समेंट बॉडीज़ में हैं, मैं भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सही तुम सत्य का दर्शन हमें ज़रूर कराओ। मित्रों, आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो आप सब्सक्राइब करें। विभिन्न जनोपयोगी विषयों पर मैं अपनी बात कहने का प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।